प्यारे बच्चों, ज्योति एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे थे और चैप्टर नंबर 2 का सबसे महत्वपूर्ण विषय, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक गाउस का नियम और गाउस के नियम के अनुप्रयोग हम लोग खत्म कर चुके थे। इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स भी हमने देखे। रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स जो बुक के पीछे के आंकिक प्रश्न है, उदाहरण है, उनको हम बाद में स्टडी करेंगे। आज का हमारा जो विषय है, आज का हमारा जो टॉपिक है, आवेशित चालक की सतह पर लगने वाला बल तथा दाब। ये जो प्रश्न है बेटा, ये पिछले से पिछले साल यानी कि 2018 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। 3 नंबर का प्रश्न, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन। अब तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है उससे संबंधित बहुत ही ध्यान से, बहुत ही कंसंट्रेट होकर देखेंगे। देखते देखते आपको पूरी की पूरी डेरिवेशन बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगी। सबसे पहले हम थ्योरेटिकली बात करते हैं कि आवेशित चालक की सतह पर बल और दाब कैसे लगता है। ध्यान दीजिएगा, हमने मान लिया कि ये हमारे पास कोई चालक है, इसका केंद्र अपन मान ले O, त्रिज्या अपन मान लेते हैं स्मॉल r। क्लियर बेटा? जब अपन गोलीय चालक को आवेश देते हैं, आपको पता होना चाहिए गाउस के नियम के अनुप्रयोग में सबसे इंपॉर्टेंट नोट के माध्यम से, आपके जो नोट्स हैं उसमें भी नोट लिखा हुआ है। मैंने भी 4 या 5 बार इस बात को रिपीट किया था कि जब भी आप किसी चालक को आवेश देंगे तो दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर, उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। मान के चलिए अपन इस गोलीय चालक को आवेश दे रहे हैं स्मॉल q, तो बेटा दिया गया आवेश इसके पृष्ठ, इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो गया। अब आप देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पर, कि इस गोलीय चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित है और समान प्रकृति का है। यदि मैं इस गोलीय चालक की सतह के एक अल्पांश भाग की बात करूं, कंसंट्रेट बोर्ड पे होगा तो एकदम क्लियर समझ में आएगा। अब अगर मैं इस गोलीय चालक के अल्पांश भाग की बात करूं, क्लियर बेटा, इस पर आवेश कौन सा है? प्लस आवेश दिया अपन ने। कौन सा आवेश है? पूरे के पूरे गोलीय चालक को प्लस आवेश। तो इस अल्पांश के निकट जो भाग है उस पर भी धन आवेश है, तो ये निकट का भाग इस अल्पांश पर कौन सा बल लगाएगा? प्रतिकर्षण बल लगाएगा। दोबारा से ध्यान दीजिए कि जब अपन किसी गोलीय चालक को आवेश दे रहे हैं तो दिया गया आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो बेटा पृष्ठ का प्रत्येक अल्पांश अपने निकट के भाग पर समान प्रकृति का आवेश होने के कारण उस पर क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये प्रत्येक अल्पांश पर लगेगा। अब अगर चाहे मैं यहां एक अल्पांश ले लूं, इस अल्पांश पर कौन सा आवेश है? प्लस आवेश। इसके निकट जो भाग बचा है उस पर भी प्लस आवेश। समान प्रकृति का आवेश होने के कारण कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। तो अगर आपसे सामने वाला प्रश्न पूछ रहा है कि भाई आवेशित चालक की सतह पर बल क्यों लगता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि सर, जब किसी गोलीय चालक को अपन आवेश देते हैं तो दिया गया आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है। इसीलिए पृष्ठ के प्रत्येक अल्पांश पर समान प्रकृति का आवेश होने के कारण उसका जो निकट वाला भाग है वो उस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, जिसके फलस्वरूप गोलीय चालक की सतह पर सतह के लंबवत बाहर की ओर, इंपॉर्टेंट बात, सतह के लंबवत बाहर की ओर, सतह के लंबवत बाहर की ओर विद्युत बल कार्य करता है। क्लियर बेटा? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं। जब अपन ने किसी गोलीय चालक को आवेश दिया तो दिया गया आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया।
हो गया। तो प्रत्येक अल्पांश को उसका निकट का भाग समान प्रकृति का आवेश होने के कारण क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, जिससे गोलीय चालक की सतह पर विद्युत बल कार्य करता है जो कि सदैव पृष्ठ के लंबवत होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, ये आगे की जितने इस पाठ की अपने पास 3 डेरिवेशन बची हैं छोटी छोटी सी, वो इसी तथ्य पर आधारित है। अब आप को इस बल का मान ज्ञात करना है। सबका ध्यान बोर्ड पे बिल्कुल कंसंट्रेट होना चाहिए। इसके लिए बेटा मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दें सभी। इसके लिए मैंने 2 बिंदु की कल्पना करी है, एक तो पृष्ठ के ठीक बाहर और एक पृष्ठ के ठीक अंदर। एक तो पृष्ठ के ठीक बाहर मैंने मान लिया P1, एक पृष्ठ के ठीक अंदर आपने मान लिया P2। क्लियर? ये अपना गोलीय चालक। क्लियर? पृष्ठ के बाहर एक बिंदु मान लिया ठीक P1 और पृष्ठ के अंदर आपने बिंदु मान लिया P2। क्लियर है कि नहीं है? अब आइए इन पर अगर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, देखिए P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन गोलीय चालक के कारण निकाल चुके हैं, चाहे अपना गोलीय चालक है या मैं आपसे कह दूं आवेशित चालक पट्टिका है। तो बताओ आवेशित चालक पट्टिका के कारण क्या आया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था कि नहीं। गाउस के नियम के अनुप्रयोग में एक समान रूप से आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आया था, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि गोलीय चालक के पृष्ठ के ठीक बाहर P1 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 1 बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, 3 नंबर में पिछले से पिछले साल आई है। बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन इस पाठ की। गाउस के नियम के अनुप्रयोगों के बाद ये डेरिवेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर है बेटा? आप कहेंगे सर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर भी तो आया था। बेटा वही बात है, वही बात है। अगर तू कह रहा है कि सर आवेशित चालक की सतह पर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आया था, कोई बात नहीं, कैसे करेगा, इसको पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में तोड़ ले, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? इकाई क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, सिग्मा। यानी कि Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इकाई पृष्ठ पर आवेश की मात्रा क्या कहलाएगा, सिग्मा। क्या आ जाएगा, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि ये दोनों के दोनों सूत्र एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है दोनों में, केवल लिखने का तरीका। क्लियर? तो P1 बिंदु पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार से आ जाइए P2 बिंदु पर। बताओ P2 बिंदु मैंने कहा लिया है, चालक के पृष्ठ के अंदर, और आपको पता है चालक के पृष्ठ के अंदर आवेश का मान 0 होता है और विद्युत क्षेत्र का मान भी कितना होता है, 0 होता है। दोबारा देखें, चालक के पृष्ठ के अंदर आवेश भी 0 है और विद्युत क्षेत्र भी 0 है। यानी कि P2 बिंदु पर E P2 बराबर क्या आ गया, 0, क्योंकि बिंदु कहां पर है, चालक के पृष्ठ के अंदर है। क्लियर बेटा? स्टेप ध्यान रखते जाना। आपन ने 2 बिंदु लिए, एक पृष्ठ के बाहर और एक पृष्ठ के अंदर। पृष्ठ के ठीक बाहर, बिल्कुल ठीक बाहर लेना है, ठीक बाहर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पृष्ठ के ठीक अंदर 0। क्लियर यहां तक? अब आइए आगे की कहानी सुनते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इस चालक को 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं। एक तो आपन ने ले लिया बेटा ये अल्पांश भाग, इसको मैं नाम दे देता हूं, इस अल्पांश भाग को AB। ये छोटा सा भाग लिया है ना अपन ने, ये ले लिया अल्पांश, और शेष भाग बच गए पूरा का पूरा, इसको मैं नामकरण कर देता हूं ACB। बताओ क्रिकेट की बॉल है, आपने उसको थोड़ा सा अल्पांश ले लिया, काट लिया, शेष भाग बच गया। अल्पांश बच गया AB, शेष भाग बच गया ACB। क्लियर? हमने मान लिया
कि AB भाग के कारण, अल्पांश भाग AB के कारण बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बेटा E1 वेक्टर, इस अल्पांश के कारण। क्लियर? शेष भाग ACB के कारण बिंदु P1 पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यहां लिख देता हूं, शेष भाग ACB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं E2 वेक्टर। बहुत आसान डेरिवेशन है, बस एक बार समझना है, एक बार खुद अभ्यास करना है। क्योंकि बिंदु P1 और P2 पृष्ठ के उतने ही अंदर और बाहर है, दूरी समान, तो वही P2 बिंदु पर AB भाग के कारण E1 वेक्टर और ACB भाग के कारण क्या आ गई E2 वेक्टर। क्लियर? यानी कि आपने क्या मान लिया कि अल्पांश भाग AB के कारण तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है E1 वेक्टर और शेष भाग के कारण कितनी है E2 वेक्टर है। अब आइए बात समझ में, जो सबसे महत्वपूर्ण बात, बिंदु P1 पर E1 वेक्टर और E2 वेक्टर की डायरेक्शन निकालते हैं। क्लियर? Q0 आवेश को रखा, अल्पांश भाग AB के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार आएगी कि नहीं आएगी, बोलो। Q0 आवेश को रखोगे, कौन सा बल लगाएगा? प्रतिकर्षण बल। क्लियर है बेटा? अब आ जाओ ACB भाग के कारण, AC भाग के कारण वही Q0 को रख के देखो कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। ये लीजिए, यानी कि बिंदु P1 पर E1 और E2 की दिशा क्या है? समान है। यहां लिख देता हूं, P1 पर E1 वेक्टर व E2 वेक्टर की दिशा समान है। क्लियर? समान है तो क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी, यानी कि EP1 बराबर E1 प्लस E2। अब आ जाइए P2 बिंदु पर। P2 बिंदु पर Q0 आवेश रखो, अल्पांश के कारण निकालो। Q0 आवेश रखो, कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल, यानी कि ये हो गई तुम्हारे पास E1 की दिशा। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देना है बस। शेष भाग ACB के कारण निकालना है, Q0 आवेश रखो, कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। ये लीजिए, यानी कि बिंदु P2 पर E1 और E2 की दिशा क्या हो गई? परस्पर विपरीत हो गई। परिणामी मान क्या आएगा? P2 पर E1 व E2 की दिशा विपरीत है। विपरीत है तो परिणामी मान इनके अंतर के बराबर क्या आएगा बेटा? EP2 बराबर E1 माइनस E2। अब देखो समीकरण ए कह रहा है EP1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। EP1 का अगर मैं यहां पर मान रखूं क्या आएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 2 आपसे कह रहा है EP2 बराबर 0। EP2 का मान रखो, ये आ गया 0, और जब 0 आ गया तो यहां से E1 बराबर किसके आ गया? E2 के आ गया। आगे कि नहीं आ गया, बोलो। बहुत ही सिंपल बात, यानी कि जितने विद्युत क्षेत्र E1 होगा उतना ही विद्युत क्षेत्र E2 होगा बिंदु P1 और P2। अब चाहे E1 की जगह E2 रख दो, चाहे E2 की जगह E1 रख दो। आगे देखिए, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट, आपन को बल निकालने में अगर आपको मूल बिंदु पर फोकस कराऊं तो, और बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या है? E बराबर F अपॉन Q0। तो F बराबर क्या आ जाएगा? E इंटू Q0। आपन को निकालना क्या है? मेन बात फोकस, ACB भाग के कारण इस पर लगने वाला बल, अल्पांश पर लगने वाला बल निकाल लो, संपूर्ण पर निकालना है तो क्या कर दो? समाकलन कर दो। इसके लिए अपन को इस यहाँ पर शेष भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E2 का मान चाहिए और अल्पांश पर आवेश चाहिए। इस सूत्र से मैं क्या कर रहा हूं? E1 की जगह E2 रख रहा हूं। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, E1 की जगह E2 रख रहा हूं। E1 की जगह E2 रखा, E2 प्लस E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और E2 बराबर आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 3। और E2 आपने क्या माना है? E2 बताओ आपने क्या माना है? ACB भाग के कारण P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्योंकि P1 बिल्कुल पृष्ठ के ठीक बाहर है तो जितना विद्युत क्षेत्र P1 पर होगा उतना ही AB पर होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? अब अपन को निकालना है बल। हमने माना अल्पांश भाग AB पर आवेश कितना है? dq। जब क्षेत्रफल अल्प है तो आवेश भी क्या हो गया? अल्प हो गया।
अब अपन को निकालना है बेटा बल। ये लीजिए, ध्यान दीजिएगा सभी बहुत अच्छी तरह से। अब अपन को निकालना है बल। क्या निकालोगे? ACB भाग के कारण AB पर लगने वाला बल। अल्पांश पर बल निकाल रहे हैं, बल भी क्या होगा? अल बराबर क्या फॉर्मूला बल का? E इंटू क्यू। विद्युत क्षेत्र कितना है? E2। आवेश कितना वाला है? DQ। DQ का मान निकाले। इकाई पृष्ठ पर आवेश सिग्मा, इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं DA, तो DQ बराबर क्या आ गया? सिग्मा इंटू DA। आगे कि नहीं? E2 का मान रख दो, DF बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा DA। ये आ गया तुम्हारे पास DF बराबर सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट DA। बहुत ही सिंपल, केवल 3 स्टेप फॉलो करने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। क्या करना है? दो भागों में तोड़ दिया, दो भागों में तोड़ दिया, शेष भाग के कारण इस अल्पांश भाग पर लगने वाला बल निकाल लिया, या उससे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली, और बल निकालना है तो फॉर्मूला है E इंटू क्यू नॉट। ये तो आया है अल्पांश पर लगने वाला बल। संपूर्ण पर करोगे तो क्या कर दोगे? इसका समाकलन कर दोगे, और F बराबर आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DA। ये दीजिए क्लियर। और जो बोर्ड में प्रश्न आया था पिछले से पिछले साल, उसमें पूछा गया था दाब। दाब क्या होता है? इकाई पृष्ठ पर लगने वाला बल। DF पर इतना लग रहा है, तो बेटा DF अपॉन में DA बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बताओ ये इकाई क्षेत्रफल है कि नहीं? इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है? दाब। और P बराबर आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये काम आपको करना था 3 नंबर के प्रश्न में, जो आया है पिछले से पिछले साल बोर्ड में 3 अंक का। क्लियर? बहुत ही सिंपल है। वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा और एक बार खुद करने का अभ्यास। स्टेप क्या लोगे? गोलीय चालक ले लिया। गोलीय चालक पर आपने कितने बिंदु लेने हैं? 2। एक पृष्ठ के ठीक बाहर और एक पृष्ठ के ठीक अंदर। क्लियर? पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ही चुके हैं, पृष्ठ के अंदर कितनी होती है? 0। 2 समीकरण बन गए आपके पास। इसके अलावा अल्पांश भाग ले लिया, अल्पांश के कारण मान लिया E1, शेष भाग के कारण मान लिया E2। बिंदु P1 पर E1 और E2 की दिशा समान है, क्या हो गया? जुड़ गया। बिंदु P2 पर विपरीत है, क्या हो गया? घट गया। आपको बेसिकली निकालना क्या है कि शेष भाग के कारण AB भाग पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ताकि अपन बल जब निकाले F तो क्या कर दें? Q इंटू E कर दें। बहुत सबसे महत्वपूर्ण, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लें आप। आ गई बेटा बात समझ में? तो ये अपने पास डेरिवेशन है, चाहे इससे संबंधित न्यूमेरिकल आए और चाहे ये डेरिवेशन आए। क्लियर? अगली डेरिवेशन पर आते हैं। और इस विद्युत बल या विद्युत दाब की दिशा कहां होती है, ये भी ध्यान रखना है 1 नंबर के प्रश्न में। पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। कहां की ओर होती है? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। अगला डेरिवेशन आते हैं। आवेशित चालक के विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। मैं आप लोगों को 11वीं क्लास में बहुत बार समझा चुका हूं कि ऊर्जा शब्द कहीं भी आ जाए तो ऊर्जा शब्द का आपके दिमाग में क्या तात्पर्य होना चाहिए? कार्य। ऊर्जा शब्द कहीं भी आ जाए आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? कार्य। अब देखो बेटा कार्य कैसे करना पड़ेगा, सब ध्यान दे। ये अपने पास आवेशित चालक, ये अपने पास आवेशित चालक है, केंद्र O, त्रिज्या R।
अभी अभी आप लोगों ने देखा पिछली डेरिवेशन के माध्यम से कि आवेशित चालक के सतह पर, आवेशित चालक के पृष्ठ पर, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर विद्युत दाब लगता है या विद्युत बल लगता है। कितना लगा था बल, कितना लगा था बल? अगर अल्पांश की बात करें, dF बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dA, या अपन कह दें विद्युत दाब लगता है। कहा? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। कितना आया था? P बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर। कहां लगेगा? ये पृष्ठ के बाहर लगेगा, P पृष्ठ के बाहर। अब अगर मैं क्या करूं कि चालक को दबाऊं, चालक को दबाऊं और चालक को मैंने दबा दिया, ये लीजिए कितना विस्थापन कर दिया मैंने? dr। क्लियर है कि नहीं है? अब मैं चालक को कंप्रेस करूं, चालक को दबाऊं, तो आप देखिए विद्युत दाब कहां की ओर लग रहा है? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। मेरे को इसको दबाने के लिए पृष्ठ के अंदर बल या दाब लगाना पड़ेगा, तो मुझे विद्युत दाब के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। और वह किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र के आयतन में, विद्युत क्षेत्र के आयतन में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। दाब कितना लग रहा है P? तो अब आपको कितना बल लगाना पड़ेगा? बल बराबर दाब इंटू में क्षेत्रफल, यानी कि F बराबर P इंटू क्षेत्रफल कितना है इसका? 4 पाई r स्क्वायर, है क्या नहीं बेटा? तो F बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई r स्क्वायर। आ गई बात समझ में? अरे आ गई क्या नहीं आ गई? अब आइए भाई, अब अपन इसको कैसे हल करेंगे? ये तो अपने पास आ गया क्या? बल। क्या आ गया बेटा? बल, कि आप चालक की सतह पर इतना बल लगे। अब मैंने क्या किया? कितना विस्थापन किया है? dr। इस बल के विरुद्ध किया गया कार्य अल्प विस्थापन है, तो किया गया कार्य भी क्या होगा? अल्प होगा। और कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट मैं कह रहा हूं। अगर जिस भी बच्चे ने चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ा है, जितना भी आपने स्टार्टिंग से मैंने आपको जो बेसिक बताया पाठ का, कुछ भी नहीं इन डेरिवेशन में। आपने ये देखा कि चालक के पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर विद्युत दाब लगता है। अब मुझे अगर चालक को दबाना है, चालक को कंप्रेस करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस विद्युत दाब या इस विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और वह किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र के आयतन में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, यानी कि dw बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर इंटू में dr। अब देख बेटा, 4 पाई r स्क्वायर तो क्या है? क्षेत्रफल, और dr क्या हो गई? मोटाई। क्षेत्रफल इंटू मोटाई क्या बन जाएगा? आयतन, जितना अपन ने आयतन को दबाया है, यानी कि 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr क्या बन गया? आयतन dv। बोलो बनेगा कि नहीं? ये रहा ना गोला, इस गोले का ये तो क्षेत्रफल, ये मोटाई, तो क्षेत्रफल इंटू मोटाई क्या बन गया बेटा? आयतन बन गया। यानी कि आपके पास dw बराबर क्या आ गया? dw, यानी लिख देता हूं 4 पाई r स्क्वायर dr बराबर dv, आयतन जो आप घटा रहे हैं। तो dw बराबर क्या आ गया? dw बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dv। ये तो कितने आयतन में परिवर्तन करने में किया गया कार्य है? dv। अरे है कि नहीं है? अगर संपूर्ण आयतन में परिवर्तन करना है तो क्या करोगे? इसका समाकलन करोगे कि नहीं करोगे? समाकलन कर देंगे तो संपूर्ण कार्य आ जाएगा। ये तो अल्प कार्य आया है, संपूर्ण कार्य करोगे तो इसका आ गया समाकलन। लेकिन अपन से डेरिवेशन पूछ रहा है एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। यह किया गया कार्य किस में रूपांतरित हो गया? ऊर्जा, यानी कि du बराबर dw कह दूं, du बराबर dw बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dv। बताओ ये ऊर्जा या यह किया गया कार्य कितने आयतन में? dv। इकाई आयतन में करोगे तो क्या आएगा बेटा? du अपॉन dv बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन dv। ये आ गया आपके पास चालक के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा।
अगर आपसे संपूर्ण ऊर्जा कह रहा है, संपूर्ण ऊर्जा ये हो गई। एकांक आयतन में कह रहा है कितने आयतन में किया गया कार्य है, ये डीवी में। तो एकांक आयतन में किया गया कार्य जब निकालोगे तो क्या कर दिया अपन ने, एकांक आयतन। मैं कह रहा हूं ये तो 2 नंबर में आने वाले डेरिवेशन है, क्योंकि बहुत ही आसान। बेसिक कंसेप्ट क्या है, अभी अभी आप लोगों ने देखा कि चालक के पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर विद्युत दाब या विद्युत बल लगता है। यदि हम चालक के आयतन में कमी करें या मैं कह दूं विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि करें, तो अपन को इस विद्युत दाब के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और वह किया गया कार्य ही विद्युत क्षेत्र के आयतन में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, इकाई आयतन में। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे मैसेज के द्वारा, जैसा बहुत बच्चे कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों का रेस्पॉन्स मुझे सही मिल रहा है। फिर अभी भी काफी कम बच्चे ही पूछ रहे हैं, लेकिन जो पढ़ रहे हैं, जो रोजाना के रोजाना अपना अभ्यास कर रहे हैं, लग रहा है कि हाँ भाई मेहनत उनकी सफल हो रही है। आप मेरे से बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अभी मैं जब अपन न्यूमेरिकल इस चैप्टर के उठाएंगे तो मैं आप सभी बच्चों के जिनने मेरे से प्रश्न पूछा है, अभी मैं कुछ को तो मैंने सॉल्व करा दिया, कुछ को न्यूमेरिकल सेक्शन में मैं दोबारा से दूंगा। अगर कोई भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको वीडियो के माध्यम से उसी प्रॉब्लम को दोबारा से कराऊंगा। क्लियर? चलिए अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर की लास्ट डेरिवेशन पर, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर भी अपने पास न्यूमेरिकल कई बार पूछा गया है। ये लीजिए, आवेशित साबुन के बुलबुले का, साबुन के बुलबुले का संतुलन। क्लास 11 में आप पढ़ के आए हैं साबुन के बुलबुले का संतुलन। वहां पे बुलबुला आवेशित नहीं था, यहां बुलबुला आवेशित है। अब ध्यान दीजिएगा कि बुलबुला संतुलन की अवस्था में कब रहता है, क्यों रहता है। साबुन के बुलबुले की जो अंदर का जो वायु का दाब है वो बाहर की वायु से कुछ अधिक होता है। दोबारा सुने, साबुन का बुलबुला है, अंदर जो वायु भरी है वो दाब लगाएगी पृष्ठ के विलंब बाहर की ओर, बाहर की जो वायु है वो दाब लगाएगी पृष्ठ के विलंब अंदर की ओर। लेकिन अगर अंदर की वायु का दाब ज्यादा है बाहर की वायु से, तो बुलबुला संतुलन की अवस्था में रहता है। इसको हम कहते हैं दाब आधिक्य। क्या कहते हैं? दाब आधिक्य। और बुलबुले के संतुलन की अवस्था में इस दाब आधिक्य को संतुलित करता है पृष्ठ तनाव। कौन करता है? पृष्ठ तनाव। दोबारा सुने मेरी बात को कि साबुन के बुलबुले की अंदर का जो वायु का दाब है वो बाहर की वायु के दाब से अधिक होता है। ध्यान दीजिएगा, साबुन के बुलबुले की अंदर की वायु का दाब बाहर की वायु के दाब से अधिक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? दाब आधिक्य। और बेटा अभी मैं आवेशित की बात नहीं कर रहा हूं, केवल साबुन के बुलबुले की। और बुलबुले के संतुलन की अवस्था में ये जो पी दाब आधिक्य है इसको संतुलित करता है पृष्ठ तनाव 40/R। ये है बुलबुले के संतुलन की अवस्था। यानी कि आप समझ रहे हो, पी दाब आधिक्य कहां लगेगा? पृष्ठ के विलंब बाहर की ओर, क्योंकि अंदर की वायु का दाब बाहर की वायु के दाब से क्या है? ज्यादा है। 40/R, जहां T हो गया पृष्ठ तनाव और R हो गई बुलबुले की त्रिज्या। यहां पर लिख देते हैं T बराबर पृष्ठ तनाव और R बराबर त्रिज्या। क्लियर? अब देखो ध्यान से, अब अगर अपन साबुन के बुलबुले को आवेश देंगे तो दिया गया आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होगा और आवेश के कारण विद्युत दाब और लगेगा।
और विद्युत दाब कहां लगता है? पृष्ठ के अभिलंब बाहर की ओर। इस स्थिति में पृष्ठ के अभिलंब बाहर की ओर तो कौन कौन से दाब लगे? एक तो दाब आधिक्य लगा और एक क्या लगा? विद्युत दाब लगा। अब अगर बुलबुला संतुलन की अवस्था में रहता है तो इन दोनों को कौन संतुलित करेगा? पृष्ठ तनाव। यानी कि आवेशित होने पर अब पृष्ठ के अभिलंब बाहर की ओर क्या क्या लगेगा? विद्युत दाब भी लगेगा, दाब आधिक्य भी लगेगा। अगर समान दिशा में है तो ये हो गया P विद्युत दाब प्लस P दाब आधिक्य, और इन दोनों को कौन संतुलित करेगा? पृष्ठ तनाव 40/R। क्लियर? बहुत ही सिंपल है। न्यूमेरिकल आने के चांस ज्यादा होते हैं इस पर। कोई भी एक न्यूमेरिकल पीछे भी दे रखे 2-3 न्यूमेरिकल, सूत्र अभी निकालते हैं, सूत्र में वैल्यू रखनी रहेगी बस। अब हम कह रहे हैं कि अगर मान के चलो आप बुलबुले को आवेश दे रहे हो, किसी समय पर ऐसा आया दाब आधिक्य कितना हो गया? 0 हो गया। यानी कि P दाब आधिक्य कितना हो गया? 0 हो गया। अब अगर बुलबुला आवेशित नहीं होता, तो दाब आधिक्य अगर 0 है तो केवल 40/R अंदर की ओर लगता और बुलबुला क्या हो जाता? फूट जाता। लेकिन कोई बात नहीं, दाब आधिक्य 0 है तो अभी तो P विद्युत दाब और लग रहा है। यानी कि अब क्या होगा? P विद्युत बराबर 40/R। और अभी अपन ने निकाला था आवेशित चालक की सतह पर लगने वाला दाब क्या आया था? σ²/2ε0 बराबर 40/R। और अब अगर अपन यहाँ पे बुलबुले की त्रिज्या निकालें तो R बराबर आ जाएगा 40 × 2ε0 σ²। R बराबर आ जाएगा 8ε0T/σ²। अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो आपसे बुलबुले की त्रिज्या पूछी जाएगी। दोबारा से देखें, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट कि जब आवेशित नहीं है साबुन का बुलबुला तो बुलबुले के अंदर की वायु का दाब बाहर की वायु के दाब से अधिक होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? दाब आधिक्य, जो कहां लगता है? पृष्ठ के अभिलंब बाहर की ओर। बुलबुले के संतुलन की अवस्था में दाब आधिक्य को कौन संतुलित करता है? पृष्ठ तनाव। क्लियर है बेटा? यानी कि P दाब आधिक्य बराबर 40/R। ये 11वीं क्लास में डेरिवेशन की हुई है, आपने ध्यान कर लेना। अब यदि अपन बुलबुले को आवेश दें तो उसके पृष्ठ पर विद्युत दाब भी लगेगा, पृष्ठ के अभिलंब बाहर की ओर। पृष्ठ के अभिलंब बाहर की ओर कौन कौन लगा? विद्युत दाब लगा, दाब आधिक्य लगा। इन दोनों को कंबाइंड रूप से कौन संतुलित करेगा? पृष्ठ तनाव। अब अगर दाब आधिक्य 0 भी हो जाए तो भी बुलबुला फूटेगा नहीं, क्योंकि विद्युत दाब भी है और यहाँ पर। तो ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। आज सभी बच्चों का काम ये है, स्ट्रिक्टली कह रहा हूं मैं, आज सभी बच्चों का काम ये है कि चैप्टर नंबर 2, चाहे आपको कितना ही टाइम क्यों ना लगे, चैप्टर नंबर 2 बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए पूरा का पूरा। और अगर मैं आपको रिपीट कराऊं चैप्टर नंबर 2, तो चैप्टर नंबर 2 में बेटा गिने चुने टॉपिक है। एक तो आपने पढ़ा था विद्युत फ्लक्स, एक आपने पढ़ा सतत आवेश वितरण, फिर आपने पढ़ा गाउस का नियम, गाउस के नियम के अनुप्रयोग, और आज आपने पढ़ी है 3 डेरिवेशन। एक तो आवेशित चालक की सतह पर लगने वाला विद्युत बल और दाब, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, और आवेशित बुलबुले का संतुलन। कहने का मतलब केवल और केवल 6 टॉपिक इस चैप्टर में है, और ये चैप्टर निश्चित रूप से आपको 3 से 4 अंक देके जाएगा बोर्ड के एग्जाम में। आप देख लीजिए पिछले सालों के पेपर, ये चैप्टर आपको 3 से 4 अंक अकेला चैप्टर दिला के जाएगा। तो आज प्रत्येक बच्चे का काम ये है कि चैप्टर नंबर 2 बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, चैप्टर नंबर 2 के नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। आज जो पढ़ाया इसके नोट्स आपको अभी इस वीडियो के बाद आपको मिल जाएंगे, साफ साफ आप अपने रजिस्टर में नोट करें। कल का काम अपना क्या रहेगा, पहली बात सुन लें। कल का किसी भी बच्चे को थ्योरेटिकल कंसेप्ट में कोई भी दिक्कत आती है, आप मुझे कॉल करें या मैसेज करें या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालें। सबसे पहले तो मैं इस चैप्टर के थ्योरेटिकल जो आपके डाउट हैं वो बहुत अच्छी तरह से एक एक बच्चे का एक एक डाउट मैं आपको क्लियर करूंगा। क्लियर? इसके बाद हम उठाएंगे अब
किताब के पीछे के, अपने चैप्टर के पीछे के न्यूमेरिकल्स। तो सभी बच्चे जब तक ये चैप्टर को थ्योरेटिकल रूप से नहीं पढ़ेंगे, मैं फॉर्मूला लिखूंगा यहां सीधा, आप कहेंगे कहां से आया। तो ये चैप्टर आज बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, आपके डाउट मेरे पास आने चाहिए। कल से अपन इसके न्यूमेरिकल उठाएंगे, तो कल आपका जो वीडियो रहेगा वो रहेगा न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए। क्लियर है बेटा? धन्यवाद।